देखो, वर्ग नंबर 18 यानी 18वें वर्ग को कहा जाता है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस समूह पढ़ने जा रहे हैं अपन। इन्हें कहते हैं अपन नोबेल गैस। कौन सी गैस कहते हैं? नोबेल गैस भी कहते हैं। और इसे ही कहा जाता है शून्य वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्य वर्ग कहा जाता है। वर्ग नंबर कौन सा है? वर्ग नंबर 18। वर्ग नंबर 18। 18वें वर्ग का पहला सदस्य होता है कौन? हीलियम। कौन होता है? हीलियम। हीलियम के बाद में कौन आता है बताओ? नियोन आता है। और नियोन के बाद में आता है आर्गन। आर्गन के बाद में आता है क्रिप्टॉन। फिर आता है जीनोन। फिर आता है रेडोन। और फिर आता है ओजी। हाल ही में खोजा गया तत्व कौन सा है? ओजी, जिसका परमाणु क्रमांक होता है कितना? 118। ओग्नोसोम इसका नाम है। क्या है? ओग्नोसोम इसका नाम है। अच्छा, आईयूपीएसी नामकरण बता सकते हो इसका? आईयूपीएसी नामकरण 118 नंबर तत्व का कौन बताएगा? हाँ, एक को क्या कहते हैं? अन। क्या कहते हैं? अन। फिर एक को क्या कहते हैं? अन। और 8 को क्या कहते हैं? ऑक्ट। क्या कहते हैं? ऑक्ट। ठीक है ना। और लास्ट में क्या लगेगा? आई यू एम। अन अन ऑक्टियम इसका क्या है? आईयूपीएसी नामकरण है। प्रतीक के रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? हाँ, लिखोगे इसको यू यू ओ। यू यू ओ। ठीक है, ये है इसका प्रतीक। वर्ग नंबर 18 के अंदर सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? हीलियम। सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? हीलियम। और सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी है? रेडोन। कौन सी है? रेडोन। ठीक है ना। ओजी तो क्या है? रेडियो एक्टिव अति भारी तत्व है। रेडियो एक्टिव अति भारी तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व। ठीक है। वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो बताओ आकार में क्या परिवर्तन आता है? आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? आकार क्यों बढ़ता है? हैं? वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं, आकार क्यों बढ़ता है? कोष की संख्या बढ़ती है ना। ये पहले आवर्त का सदस्य है क्या? हीलियम पहले आवर्त का सदस्य है। ये दूसरे आवर्त का सदस्य है। और ये तीसरे आवर्त का सदस्य है। ये चौथे आवर्त का जीनोन, पांचवें आवर्त का, और छठे आवर्त का रेडोन। और ओजी कौन से आवर्त का है? सातवें आवर्त का क्या है? सदस्य। नहीं, ये माइक चल रहा है। क्लियर है बात? ठीक है, देखो इधर। उत्कर्ष गैस भी आपको याद रखना है भी इनके लिए। ठीक है। हाँ, शून्य वर्ग, नोबेल गैस, अक्रिय गैस समूह, उत्कर्ष गैस। हीलियम पहला सदस्य। नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हीलियम 2s2 2p6। यानी हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p6। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया? नियोन का। ठीक है। फिर है आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका हो गया? हाँ, आर्गन का हो गया है। याद रखना है, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। और क्रिप्टॉन, जीनोन और क्या है? रेडोन। ठीक। इन सब का क्या पूरा होता है अभी? अष्टक। अष्टक का मतलब अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भी? कंप्लीट होते हैं। इसलिए हम कहते हैं इन सभी का अष्टक क्या होता है? पूरा।
और जो तत्व अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है वो किसी के साथ में क्रिया नहीं करता, वो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। इसलिए इन्हें कहा जाता है अक्रिय गैसें। क्या कहा जाता है? अक्रिय गैसें कहा जाता है। वर्तमान में खोजी गई अक्रिय गैस कौन सी है? भी ओजी। परमाणु क्रमांक कितना है? 118, जिसको कहते हैं ओग्नोसोम। ठीक है। वायुमंडल में अक्रिय गैसें कितना परसेंट है? 1%। इस 1% में भी सबसे ज्यादा कौन पाई जाती है? आर्गन और क्या पाई जाती है? क्रिप्टॉन पाई जाती है। ठीक है ना। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैसें कौन कौन सी पाई जाती है? आर्गन और क्रिप्टॉन। ठीक है। 1% में भी सर्वाधिक कौन होती है? आर्गन और क्रिप्टॉन होती है। ये सामान्य जानकारी है, आप याद रख सकते हो भी। ठीक है। देखो, परमाणु आकार, परमाणु आकार। पहले आप मुझे ये बताओगे कि एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, परमाणु आकार में क्या परिवर्तन आता है? घटता है। क्या आता है? घटता है। आवर्त में सबसे बड़े सदस्य, आवर्त में सबसे बड़े सदस्य है, बाएं से दाएं समझ गए या दाएं से बाएं समझो? हैं? आवर्त में किधर से किधर चलते हैं? बाएं से दाएं चलते हैं। ठीक है ना। बाएं से दाएं चलते हैं। तब याद रखना है आपको, परमाणु आकार में लगातार क्या आती है? कमी आती है। क्यों आती है परमाणु आकार में लगातार कमी? है, इलेक्ट्रॉन लगातार एक ही कोश में भरे जाते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? बढ़ता है, जिसके कारण परमाणु का आकार कम होता जाता है। ठीक है। चलो ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि पहले आवर्त में वांडरवाल आकार किसका बड़ा है? पहले आवर्त में वांडरवाल आकार किसका बड़ा है? सीजियम आवर्त का है क्या? हीलियम का बड़ा है। किसका बड़ा है? हीलियम का बड़ा है। मैंने कहा कि इनका वांडरवाल आकार क्या होता है? बड़ा होता है। वांडरवाल आकार क्या होता है? बड़ा होता है। जबकि दूसरा आकार पूछा जाए तो किसका? पहले आवर्त में हाइड्रोजन का बड़ा होगा, है ना। हाइड्रोजन से किधर चलते हैं अपन? हीलियम की तरफ चलते हैं। तो हीलियम का आकार पाया जाता है, वो कौन सा पाया जाता है? वांडरवाल आकार पाया जाता है। हीलियम, हाइड्रोजन के नीचे कौन आता है बताओ? लिथियम। लिथियम के बाद में इधर, लिथियम के बाद में आगे बेरिलियम, फिर आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अब मैं पूछूं, बताओ इस आवर्त में वांडरवाल आकार सबसे बड़ा किसका? नियोन का। किसका? नियोन का। और सहसंयोजक आकार किसका बड़ा? लिथियम। लिथियम का आकार क्या है? बड़ा है। अपने अपने आवर्त में सबसे बड़ा तत्व कौन होता है? अपने अपने आवर्त में सबसे बड़े तत्व कौन होते हैं? क्षारीय धातु होते हैं, है ना। पहले दूसरे आवर्त का लिथियम सबसे बड़ा तत्व है, तीसरे आवर्त का सोडियम, चौथे आवर्त का पोटेशियम और सातवें आवर्त का सीजियम, फ्रांसियम। कौन सा होता है? फ्रांसियम होता है रेडियो एक्टिव। ठीक है ना, याद रखना। लेकिन वांडरवाल आकार याद रखना किसका बड़ा होता है? नियोन का क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है। अपने आवर्त में सर्वाधिक वांडरवाल आकार बड़ा होता है किसका? अक्रिय गैसों का। किसका? अक्रिय गैसों का। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आकार क्या होता है? बढ़ता है। क्यों? क्योंकि कोषों की संख्या क्या होती है भी? बढ़ती है। कोषों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। तो आप बताओ, हीलियम सब ज्यादा बड़ा है या फिर रेडोन ज्यादा बड़ा है? रेडोन ज्यादा बड़ा है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितने कोष हैं? कितने कोष हैं? सातवें आवर्त का सदस्य है या छठे आवर्त का सदस्य है? छठे आवर्त का क्या है? सदस्य है। हीलियम में कितने कोष? एक, 1s2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2। और इसका 6s2 और 6p
6, 6p6 यही होता है, यही होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है ना, तो कितने कोष है इसमें, 6 कोष है। कोष की संख्या क्या है, ज्यादा है, इसलिए आकार भी क्या है, ज्यादा बड़ा है। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो अक्रिय गैसों में सबसे बड़ी गैस कौन सी है आकार में, रेडोन है। ठीक है, ओग्नोसोम तो क्या है, रेडियो एक्टिव है, जिसकी प्रकृति अपन नहीं बता सकते। आयनन ऊर्जा क्या है, आयनन ऊर्जा कौन बताएगा, आयनन ऊर्जा क्या होती है, आयनन ऊर्जा क्या होती है। हाँ मनीषा, आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए। हाँ, आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं आयनन ऊर्जा। अच्छा, आयनन ऊर्जा परमाणु को धनायन में बदलती है, ऋणायन में बदलती है, धनायन में बदलती है, धनायन में बदलती है। तो फिर आयनन ऊर्जा क्या कहलाएगी, हाँ है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्या इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा, नहीं। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा क्या, नहीं निकल पाएगा। तो आयनन ऊर्जा निम्न होती है या उच्च होती है, आवर्त में सर्वाधिक होती है ना, एक आवर्त में प्रत्येक अक्रिय गैस की आयनन ऊर्जा क्या होती है, सर्वाधिक। अरे ये बताया था, ये है परमाणु का नाभिक। ठीक है, और नाभिक के ये कोष में कोई एक क्या है, इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई जो ऊर्जा है वो ऊर्जा क्या कहलाती है, दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। और आयनन ऊर्जा जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो ये परमाणु किस में बदल जाएगा, पॉजिटिव धनायन के अंदर बदल जाएगा। इसलिए आयनन ऊर्जा परमाणु को धनायन में बदलने के लिए आवश्यक होती है। क्लियर है बात, ठीक है। हाँ, तो याद रखना है, पूर्ण पूरित तथा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इनकी आयनन ऊर्जा क्या होती है भी, सर्वाधिक होती है, आवर्त में भी और वर्ग में भी। ठीक है ना, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन ऊर्जा क्या होती है, घटती है, आयनन ऊर्जा घटती है। क्यों, आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती है, आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए अपन जैसे जैसे आकार बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे बड़ा आकार होता है किसका, जिनोन का। किसका होता है, जिनोन का। ठीक है ना, याद रखना है। जिनोन के बाद में कौन आता है भी, है रेडोन भी आता है। तो इसके साथ एक चीज और अपन ऐड कर लेते हैं, क्या, रेडोन। सबसे बड़ा आकार कौन है, रेडोन। ठीक है ना, तो रेडोन जो है उसकी आयनन ऊर्जा सबसे कम होगी, जबकि हीलियम की आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। पूरी आवर्त सारणी में सर्वाधिक आयनन ऊर्जा वाला तत्व कौन सा है, हीलियम है। पूरी आवर्त सारणी में सर्वाधिक आयनन ऊर्जा वाला तत्व कौन सा है, हीलियम है। क्लियर है बात, ठीक है। हीलियम की आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है वर्ग नंबर 18 में और पूरी आवर्त सारणी में भी। और रेडोन की आयनन ऊर्जा क्या होती है भी, कम होती है वर्ग नंबर 18 के अंदर। ठीक, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा किसे कहते हैं, है इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा किसे कहते हैं, अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त हुई ऊर्जा क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जोड़ सकते हैं क्या इसमें, नहीं जोड़ सकते। जोड़ सकते हैं क्या, नहीं जोड़ सकते। क्यों, अष्टक पूरा है, अष्टक पूरा है।
पूर्णपूरित तथा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। अतः इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है? शून्य होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ा नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन जोड़ने की कैपेसिटी इनके अंदर नहीं है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या है? शून्य है। जबकि इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। अगर हमने कहा कि ये है आपके पास में परमाणु का नाभिक और ये क्या है? कोश। इस कोश में मान लीजिए पहले से क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और क्या करना है? ऐड करना है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर जोड़ेंगे तो बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी या फिर ये ऊर्जा मुक्त करेगा? बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो इनका इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान क्या है? धनात्मक है। अगर इलेक्ट्रॉन तंत्र से ऊर्जा बाहर निकलती तब तो अपन ये कहते कि इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान क्या है? ऋणात्मक है। जैसे कि सल्फर में हमने देखा, ठीक है ना, सल्फर में हमने देखा ऑक्सीजन और सल्फर की तुलना में बात की जाए दोनों की, तो किसकी ज्यादा ऋणात्मक एनर्जी होती है? इलेक्ट्रॉन लब्धि एनर्जी सल्फर की ज्यादा होती है, सल्फर की ज्यादा होती है। उसी प्रकार याद रखना है इनका पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसलिए नया इलेक्ट्रॉन जुड़ नहीं पाता। तो उस इलेक्ट्रॉन को अगर जोड़ना भी पड़े तो बाहर से क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है? शून्य। उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रखने की पावर इनके अंदर नहीं होती, क्योंकि पहले से ही क्या है? ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। समझ में आ गई बात? ठीक। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? विद्युत ऋणता या विद्युत ऋणात्मकता, कौन बताएगा? हाँ, विद्युत ऋणता क्या होता है? नहीं पता है। सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत ऋणता कहलाती है। विद्युत ऋणता कहलाती है। बताओ, पूर्ण पूरित तथा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इनकी विद्युत ऋणता क्या होती है? शून्य होती है। शून्य होती है। सहसंयोजक बंध में भाग ही नहीं लेंगे, सहसंयोजक बंध में भाग ही नहीं लेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित कैसे करेंगे? इसलिए इनकी विद्युत ऋणता का मान क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। SO2 ये सहसंयोजक बंध का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, विद्युत ऋणता ज्यादा किसकी है? सल्फर की है या फिर ऑक्सीजन की है? ऑक्सीजन की है, क्योंकि कल ही हमने पढ़ा था पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन के बाद में सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। ठीक है ना। तो इनके बीच सहसंयोजक बंध बनता है। इसलिए सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण सर्वाधिक किसका है? ऑक्सीजन का है। किसकी तुलना में? सल्फर की तुलना में। इसलिए उसकी विद्युत ऋणात्मकता भी क्या है? सल्फर से ज्यादा है, सल्फर से ज्यादा है। अधिशोषण क्षमता अच्छा गुणधर्म है। और अधिशोषण का अर्थ क्या होता है? अधिशोषण क्षमता, अधिशोषण का अर्थ क्या होता है? एक चोक है अपने पास में और एक स्याही की क्या है? बोतल है या बीकर है। चोक को हमने किसके अंदर डाला? बीकर के, स्याही की बीकर के अंदर डाला। थोड़ी देर बाद अपन देखेंगे कि चोक के अंदर स्याही प्रवेश कर चुकी है। इसका मतलब चोक ने स्याही को अधिशोषित कर लिया, चोक ने स्याही को अधिशोषित कर लिया। मतलब किसी दूसरी वस्तु द्वारा किसी पदार्थ को अपने अंदर या फिर अपनी सतह पर चिपका लेना क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। अपने अंदर या अपनी सतह पर चिपका लेना क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण की प्रकृति जैसे जैसे आकार बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ती है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन अब्बर क्या होता है?
फैलता है। इलेक्ट्रॉन अभ्वर क्या होता है? फैलता है। इलेक्ट्रॉन अभ्वर का मतलब आकार फैलेगा तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी क्या होगी? दूर तक फैलेगी। इस कारण याद रखना इनकी अधिशोषण क्षमता भी क्या होती है? आकार बढ़ने के साथ में बढ़ती है। ठीक है ना? तो हीलियम की अपेक्षा जिनोन सबसे ज्यादा अधिशोषण क्षमता रखता है। जिनोन सबसे ज्यादा अधिशोषण क्षमता रखता है। क्लियर है बात? ठीक है। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर अधिशोषण की क्षमता क्या होती है भी? बढ़ती है, क्योंकि परमाणु भार बढ़ने के साथ वान डेर वाल आकर्षण बल बढ़ता है। परमाणु भार बढ़ने के साथ वान डेर वाल आकर्षण बल बढ़ता है। अक्रिय गैसों के अंदर पाया ही कौन सा बल जाएगा? वान डेर वाल आकर्षण बल पाया जाएगा। क्लियर है? न तो इनके अंदर सहसंयोजक बंध पाया जाता है, न इनके अंदर आयनिक बंध पाया जाता है। केवल और केवल कौन सा पाया जाता है? वान डेर वाल आकर्षण बंध पाया जाता है। ठीक है। सबसे कम अधिशोषण क्षमता किसकी होती है? हीलियम की। और वर्ग 18 में सबसे ज्यादा अधिशोषण क्षमता किसकी होती है? जिनोन की होती है। रेडोन और रह गया ना। रेडोन भी बहुत भारी है, इसलिए मैंने लिखा नहीं इसके अंदर। ये भी क्या है? रेडोन रेडियो एक्टिव। ठीक है ना? भौतिक गुणधर्म। एक परमाणु होती है। एक परमाणु का मतलब समझ गए? एक परमाणु का मतलब समझ गए? कौन कौन नहीं समझ रहा? एक परमाणु का अर्थ क्या होता है? एकल अवस्था में पाए जाते हैं। इनका स्थायित्व एकल अवस्था में संभव होता है। ठीक है ना? जो किसका अपवाद है? किसका अपवाद है? किसका सिद्धांत पढ़ गया है अपन पहले चैप्टर के अंदर? डोल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ के आए हैं अपन। और डोल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कह रहा था? परमाणु का मुक्त अवस्था में स्थायित्व संभव नहीं है, अपवाद स्वरूप किसको छोड़ करके? अक्रिय गैसों को छोड़ करके। अक्रिय गैसें मुक्त अवस्था में क्या पाई जाती है? स्थायी पाई जाती है। मतलब कि क्लोरीन Cl2 इस अवस्था में स्थायी रहेगा, जबकि आर्गन इस अवस्था में क्या रहेगा? स्थायी रहेगा। Ar2 के रूप में स्थायी नहीं रहता है, केवल एकल परमाणुीय अवस्था के अंदर स्थायी रहता है। तो फिर बताओ इनकी परमाणुकता कितनी होती है? अक्रिय गैसों की परमाणुकता कितनी होती है? एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। क्लियर है? इनकी परमाणुकता होती है एक। इनमें दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण बल के कारण इनके कवथनांक और गलनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। है ना? गलनांक और कवथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। लेकिन अपने वर्ग की बात की जाए तो वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो इनके गलनांक और कवथनांक क्या होते हैं? भी बढ़ते हैं। ठीक है ना? हीलियम की अपेक्षा गलनांक ज्यादा होगा किसका? जिनोन का, क्योंकि परमाणु भार क्या हो गया? बढ़ गया। रेडोन और लिख देता हूँ। चलो कंफ्यूज नहीं होने का। रेडोन एक क्या है? रेडियो एक्टिव है ना? कैंसर के उपचार में इसका उपयोग अपन करते हैं। सभी अक्रिय गैसें क्या होती है? रंगहीन, गंधहीन और क्या होती है? स्वादहीन होती है। याद रखना, पेपर में पूछा जाता है कौन सा गुणधर्म अक्रिय गैसों से संबंधित है। तो इनका गुणधर्म याद रखना है। कैसी होती है ये? रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। ठीक है? अब स्वादहीन तो अपन के स्वाद है। रासायनिक गुणधर्म बताओ, रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करेंगे क्या ये? रासायनिक गुणधर्म का मतलब क्या होता है? क्रिया करेंगे तभी तो रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करेंगे। इनके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो फिर ये कैसे रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करेंगे? लेकिन जिनोन है, जिनोन एकमात्र सदस्य है जिनके यौगिक पाए जाते हैं और जो क्रिया करके यौगिकों का क्या करते हैं? निर्माण करता है। ठीक है ना? जिनोन के यौगिकों में संकरण पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? संकरण। आगे अपन पढ़ेंगे रासायनिक बंध। ठीक है? डी ब्लॉक के बाद में क्या पढ़ेंगे? नया चैप्टर रासायनिक बंध, जिसके अंदर अपन संकरण निकालना सीखेंगे, वहां जिनोन को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है? याद रखना, इनका बाह्यतम कोश क्या होता है? पूर्ण पूरित। और क्या होता है? स्थायी होता है। इसके साथ इनकी आयनन ऊर्जा क्या होती है? अत्यधिक
उच्च होती है ना, इसलिए ये अक्रिय गैस कहलाती है। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन ऊर्जा घटने के कारण क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ती है। यही कारण है कि एकमात्र सदस्य कौन सा, जिनोन Xe, ये क्या बनाता है, यौगिक बनाता है। किसके साथ में क्रिया करके, फ्लोरीन के साथ में क्रिया करके, फ्लोरीन के साथ में क्रिया करके और ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है, यौगिक बनाता है, अन्य किसी के साथ में क्रिया नहीं करता है। ठीक है। नील बर्टलेट, नील बर्टलेट ने जिनोन के पहले यौगिक Xe प्लस प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, का निर्माण किया और Xe प्लस F2, Xe प्लस F2 की क्रिया करवाई तो 673 केल्विन ताप पर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, तो बना क्या, जिनोन डाइफ्लोराइड। ये देखो जिनोन का पहला क्या है, सदस्य है जिनोन डाइफ्लोराइड। ठीक है। इसी प्रकार क्या बनता है, XeF4 बनता है। इनके यौगिकों के सिर्फ और सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं, कैसे बनता है वो चीज नहीं, नाम इसलिए याद रखने हैं क्योंकि कई बार ये आ जाता है कि जिनोन डाइफ्लोराइड का संकरण क्या होता है, वो अपन पढ़ेंगे रासायनिक बंध वाले चैप्टर के अंदर, अलग से टॉपिक लगेगा हाइब्रिडाइजेशन संकरण। ठीक है ना। जिनोन टेट्रा फ्लोराइड है ये, और ये जिनोन क्या है, डाई फ्लोराइड है। टेट्रा का मतलब क्या हो गया, 4, और डाई का मतलब क्या हो गया, 2। ये है जिनोन हेक्सा फ्लोराइड। ठीक है, ये भी क्या है, जिनोन हेक्सा फ्लोराइड। जिनोन के फ्लोराइड्स कैसे होते हैं, रंगहीन, क्रिस्टलीय और क्या होते हैं भी, ठोस होते हैं। ठीक है ना। और ये सभी अच्छे क्या होते हैं, फ्लोरिनी कारक होते हैं, मतलब ये फ्लोरीन देते हैं। ठीक है। इन अभिक्रियाओं पे नहीं जाना है, ये अभिक्रियाएं आपको याद नहीं रखनी है। ठीक है ना। जो मैंने ये अभिक्रियाएं दी है, ये अभिक्रियाएं आपको याद नहीं रखनी है। आपको तो ये याद रखना है, एक तो होता है XeF2, एक होता है XeF4 और एक होता है XeF6। ठीक है, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, संकरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक है। ठीक है। अक्रिय गैसों के अनुप्रयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा, कौन सी अक्रिय गैस का उपयोग ये होगा या ये नहीं होगा। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हीलियम अक्रिय तथा सबसे हल्की गैस है, सबसे हल्की गैस है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है कौन से टायरों में, कौन से टायरों में करते हैं, वायुयान के टायरों में अपन करते हैं। ठीक है ना। हीलियम जो है वो अक्रिय गैस तथा सबसे हल्की गैस है, इसलिए इसका उपयोग मौसम की जानकारी और गुब्बारों में भी किया जाता है। इसके साथ साथ अपन इसका उपयोग वायुयान के टायरों में भी करते हैं। ठीक है। हीलियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में शीतलक के रूप में भी काम में ली जाती है। बहुत ठंडी होती है हीलियम, क्या होती है, बहुत ठंडी होती है, इसलिए अपन नाभिकीय भट्टियों में शीतलक के रूप में, नाभिकीय भट्टी, शीतलक मतलब नाभिकीय भट्टी आपने परमाणु रिएक्टर लागेड़ो होटे, थर्मल। ठीक है ना। इनको टेम्परेचर क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, बीम के डाल दिया, आप हीलियम डाल दिया, तो टेम्परेचर डाउन करने वास्ते। ठीक है। तो नाभिकीय भट्टियों के अंदर शीतलक के रूप में अपन इसको काम में लेते हैं। हीलियम का उपयोग NMR तथा MRI में शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए किया जाता है। MRI मतलब समझ गया, कौन समझा, MRI है, शरीर की MRI करवाते हैं अपन। ठीक है। जैसे छोटी बहुत गांठ है शरीर के अंदर जिसको अपन अल्ट्रासोनोग्राफी से नहीं पकड़ पाए, ठीक है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, डॉक्टर बोलेगा इसकी MRI करवा के लेके आओ। ठीक है। या रीढ़ की हड्डी की कोई ऐसी नब्ज है, नाड़ी है जो क्या हो गई है, ब्लॉकेज हो चुकी है, या मेरुरज्जु का कोई भी ऐसा पार्ट ब्लॉकेज हो चुका है जो अल्ट्रासाउंड के अंदर, एक्सरे के अंदर नहीं आया, तो फिर शरीर का क्या करवाते हैं अपन, MRI करवाते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेटिक इमेज, मैग्नेट रेजोनेटिक इमेज। ठीक है ना। हाँ, और
इसके अंदर जो होता है ना, ये बहुत अधिक चुंबकीय क्षेत्र रखती है, और बहुत अधिक चुंबकीय क्षेत्र रखती है, जिसके कारण शरीर की गहराई में भी स्थित जो अंग है उनकी फोटो बना करके हमारे सामने क्या कर देती है, ये प्रदर्शित कर देती है, जिसके कारण पूरा का पूरा शरीर है वो फोटो के रूप में बाहर निकल जाता है कि आपके शरीर में ये दिक्कत है। ठीक है ना। तो एमआरआई के अंदर हीलियम का भी अपन क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? अत्यधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए, अत्यधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए। एमआरआई करवाई है किसी ने, किसी के परिवार में, तो कोई साथ गया है? कोई गया साथ में? हमारे धातु की पहनी हुई सारी चीजें उतरवा करके बाहर रखवा देते हैं। क्यों? क्योंकि धातु है तो सीधी सी बात है, कौन अटैक करेगा उसको? चुंबक। कौन अटैक करेगा? चुंबक। और ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र ही है, इसलिए सारी धातु की चीजें उतार कर रखवा दी जाती है, चाहे वो सोना है, चाहे वो लो है, चाहे वो चांदी है, सारी चीजें। ठीक है। हाँ, तो याद रखना है, एमआरआई के अंदर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, एनएमआर के अंदर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। हीलियम के कितने उपयोग होंगे? 3। पहला, हाँ, वायुयान के टायरों में अपन इसको उपयोग में लेते हैं। दूसरा, मौसम संबंधी जानकारी में। तीसरा है नाभिकीय भट्टियों में, गुब्बारों के अंदर। और ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम का उपयोग ऑक्सीजन के साथ किया जाता है, क्योंकि यह रक्त में बहुत कम विलय होती है। रक्त में बहुत कम क्या होती है? विलय होती है। विज्ञापन बल्ब, विज्ञापन बल्ब समझ गया? विज्ञापन बल्ब समझोगे? रात ने मार्केट में अंदर जावा आप, ठीक है, एसबीआई बैंक को एटीएम आ गयो, बट बोर्ड लगे, भी बोर्ड के अंदर बल्ब जगण आ रहे है ना, और अपन दूर दिखाई दे एसबीआई बैंकों के एटीएम बिन के विज्ञापन बल्ब, बिन अंदर जो बल्ब लगे बिन के विज्ञापन बल्ब। उसके अंदर कौन सा है? याद रखना, विज्ञापन बल्ब, विसर्जन नली, ग्रीन हाउस बल्ब में नियोन का उपयोग किया जाता है। विज्ञापन बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? नियोन। कौन सी? नियोन। आर्गन का उपयोग घरेलू बल्ब तथा धातु क्रम में अक्रिय वातावरण बनाने में किया जाता है। घरेलू बल्ब मतलब समझ गया है? हाँ, पीडियो बल्ब, घरेलू बल्ब। ठीक है। के नाम पे ना की कंपनी आती हुई, कुछ कंपनी तो आती, खेतान वगैरह कुछ आनता तो है, कुछ कंपनी नाम तो लेता भी, मेरे भी याद को नहीं। बिंग अंदर आपने याद रखना था ना, आर्गन गैस भरी हुई। रेडोन का उपयोग कैंसर के उपचार में रेडियोथेरेपी में किया जाता है। ठीक है ना। रेडोन के माने अपन सेक लगवा के ले गए, सेक, सेक मतलब समझ गया है? अरे कोई इंसान का कैंसर हो जाए तो भी वो ट्रीटमेंट चले 15 दिनों 20 दिन बाद में एक सेक लगे, बिन कारण व्यक्ति का क्या बाल उठ जाए सिर का, है ना, ए बापड़ा का बाल उठ जाए, पलक भी उठ जाए। देखी होगी थे कदी? कौन देखा? देखियो। ठीक है। बिंग अंदर रेडोन के करिए काम में लेइए, सॉरी रेडियम, ये जो रेडियम होता है ये टूटता है किसके अंदर? रेडोन प्लस में हीलियम के नाभिक के अंदर टूटता है। रेडियम जो होता है ये टूटता है किसमें? रेडोन प्लस हीलियम के नाभिक के अंदर टूटता है, और इसको अपन क्या कहते हैं? रेडियोथेरेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियोथेरेपी कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना। रेडोन का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? कैंसर के उपचार में किया जाता है। रेडोन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कैंसर उपचार में किया जाता है। इनके उपयोग जरूर आप याद रखोगे। रेडियम से रेडोन का निर्माण होता है। एक अल्फा कण क्या निकलता है? भी बाहर निकलता है। अल्फा कण मतलब समझ गए? अल्फा कण को कैसे लिखते हैं? 2He और प्लस में क्या है? 4, यानी हीलियम का 4 आएगा क्या? 4 आएगा क्या? 2 आएगा। हीलियम का द्विधनावेशित नाभिक क्या कहलाता है? अल्फा कण कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्फा कण। 2 बार आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न है, मेरी मुंह की तरफ देख रहे हो, मैंने बार बार अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के अंदर बताया था आपको।
वायुयान के टायरों में किसका उपयोग किया जाता है? हीलियम का उपयोग किया जाता है। और वाहनों के टायरों में किसका उपयोग करते हैं? वाहनों के टायरों में नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नाइट्रोजन का उपयोग वायुयान के टायरों में क्यों नहीं करते? नाइट्रोजन क्या होती है? भारी होती है। किसकी तुलना में? हीलियम की तुलना में। इसलिए हीलियम हल्की होने के कारण वायुयान के टायरों में प्रयुक्त की जाती है, जबकि नाइट्रोजन को वाहनों के टायरों में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। अक्रिय गैसों का पृथक्करण, वायु से अक्रिय गैसों का पृथक्करण रेले तथा रेमजे विधि द्वारा करते हैं। रेले तथा रेमजे सेकंड विधि द्वारा करते हैं। फिशर तथा रिंजे विधि द्वारा करते हैं। और अक्रिय गैसों के मिश्रण से अक्रिय गैसों का पृथक्करण याद रखना डेवार, नारियल, चारकोल विधि द्वारा करते हैं। ठीक है। ये अलग से है नहीं वैसे, लेकिन मैंने आपके इसके अंदर ऐड किया है। कल को पूछ ले अक्रिय गैसों का पृथक्करण निम्न में से कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, तो ये विधियां आप याद रखोगे। करते कैसे हैं इतना लेवल में हमें नहीं जाना है। क्लियर है? ये है आपका पी ब्लॉक। हो गया? हाँ, पी ब्लॉक। आगे थोड़ा सा दिया गया ना, जो मैंने कहा ना कैसे करते हैं उस पे नहीं जाना है। वायु से अक्रिय गैसों का पृथक्करण रेले तथा रेमजे विधि फर्स्ट, ये इन पे नहीं जाना है, बस यहीं तक है, शायद यहीं तक है। पी ब्लॉक हमने क्या कर लिया? कंप्लीट। ध्यान देना, आप लोग घर पर जाकर के, मुझे नहीं पता क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते, 2-4 के अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और मेरी लाज रखते हैं, इससे भी बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है। और नहीं पढ़ रहे उनको भी हाथ जोड़ करके मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद भी है, और सिर पे हाथ रख कर भी आशीर्वाद है कि आप प्रगति, यूं ही आपकी प्रगति चलती रहे। बहुत अच्छी बात है। फिर आप पढ़ोगे, समझाने से तो आप पढ़ोगे नहीं। और अब एक लास्ट चाह रहा है कि आपकी जितनी ज्यादा बेइज्जती की जाए ना उतनी कम है। ठीक है। जितनी ज्यादा आपकी बेइज्जती की जाए उतनी ही कम है। पता नहीं आप उस बेइज्जती के डर से पढ़ लो। ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। 4-5 स्टूडेंट है जिनके नंबर है वो 118, शायद 100, 90, 95, 75, 85 इस प्रकार के नंबर आ रहे हैं। 80 से ऊपर नंबर आ रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जिनकी शक्ल ऐसी लग रही है कि पढ़ने वाले हैं फिर भी घर जा करके नहीं पढ़ते, तो फिर शायद कमियां घर वालों में नहीं है, और न ही यहाँ स्टाफ की कमी है। कमी है आप लोगों में, खुद में। आप अपने रास्ते से भटक रहे हो, सीधी सी बात यही है। ठीक है। अरे कोचिंग वाले फोन करके गार्जियंस को ये कहें कि आपको ऑफिस में आकर के मिलना है, आपका लड़का या लड़की पढ़ नहीं रहे हैं, आप आकर के एक बार मिलो। और उनको हम, जो हमारा मेन जो स्टाफ है, वो उनको कहे कि भी प्रॉब्लम क्या है। शर्म से गर्दन नीची झुकानी पड़ती है आपके माँ बाप को। थोड़ी बहुत तो शर्म आती होगी, आपको भी तो आती होगी थोड़ी बहुत शर्म है। वो आकर के ये बोले कि नहीं जी, मैं तो सुबह जाता हूँ काम पर और शाम को आता हूँ, घर आकर के मुझे पता चलता है कि 3:15 बजे छुट्टी हुई थी, बेटा या बेटी पहुंची थी घर पे 5 बजे, है 5:30 बजे। शर्म नहीं आती आप लोगों को बिल्कुल भी? करते हो आप लोग पढ़ाई? डीपीपी है आपकी बार आपके लिए, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक मैंने बता दिए। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। कितनी डीपीपी मिल गई है? कितनी डीपीपी मिल गई है? 10 डीपीपी मिल गई है। 80 प्रश्न है। 80 प्रश्न ये है, और प्लस में आपको पूरा मैटर पढ़ना है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का पूरा मैटर पढ़ना है टेस्ट के लिए। अब की बार यही है, टेस्ट के लिए अब की बार यही है। ठीक है। 80 प्रश्न वो है डीपीपी के, और प्लस में जो मैटर आपको मैंने नोट्स के रूप में दिया है वो है। डीपीपी अच्छी तरीके से आप मेन एग्जाम के लिए भी पढ़ कर जाते हो ना, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है। बहुत फायदा मिलेगा। पुराने पेपर उठा करके देख लो, और आपको जो डीपीपी मिल रही है वो उठा करके देख लो, लेवल सेम है, कम नहीं है कोई लेवल। हेडिंग डालोगे, रफ कॉपी निकालो, डी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व।
डी ब्लॉक तत्व। आवर्त सारणी की बात करें तो याद रखना, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, कितने तत्व होते हैं सारे डी ब्लॉक तत्व? 40। कितने होते हैं डी ब्लॉक तत्व? होते हैं 40 तत्व होते हैं 40। डी ब्लॉक की तत्वों को कहा जाता है कौन से तत्व? संक्रमण तत्व। क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व। और संक्रमण तत्वों की संख्या होती है कितनी? 36। कितनी होती है? 36। 36 होती है, याद रखना। कौन सा नहीं, 3 तो आपको पता है, एक और होता है इनके साथ में, कोपरनिकम Cn। ठीक है, आवर्त नंबर 7वें का सदस्य है, आवर्त नंबर 7वें का सदस्य है 6D श्रेणी का अंतिम तत्व। 6D श्रेणी का क्या है? अंतिम तत्व। अच्छा, 3 और कौन कौन से बताओ? जिंक है, Cd कैडमियम, और Hg मरकरी। 3 तो ये है, चौथा कौन सा है? Cn। ये क्या नहीं कहलाते? संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। ठीक है ना, ये संक्रमण तत्व नहीं कहलाते, संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। क्यों नहीं कहलाते, कौन बताएगा? इनका डी जो होता है, डी उपकोष जो होता है पूरा भरा होता है, यानी डी उपकोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इन्हें क्या नहीं कहते अपन? संक्रमण तत्व नहीं कहते। बाकी 36 तत्व क्या कहलाते हैं? भी संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, क्या इनको आयनित अवस्था में कर दें अपन? क्या कर दें इनको? आयनित अवस्था में, फिर ये संक्रमण तत्व कहलाएंगे। जैसे जैसे जिंक +1 लिख दिया हमने, और कैडमियम +1 लिख दिया हमने, और हमने लिख दिया है Hg+1। अब क्या ये संक्रमण तत्व है? अब क्या ये संक्रमण तत्व है? क्यों नहीं है? क्योंकि डी तो अब कितना रह गया? 9 रह गया। डी तो अब कितना रह गया? 9 रह गया। अब तो ये संक्रमण तत्व कहलाएंगे, है ना। जिंक आयन संक्रमण तत्व है या नहीं है? लेकिन जिंक है संक्रमण तत्व नहीं है। जिंक जब उदासीन होगा तो उसका डी उपकोष पूरा भरा हुआ होगा, D10 के रूप में पाया जाएगा, D10 के रूप में पाया जाएगा। जिनका डी उपकोष पूरा भरा हुआ होता है वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। तो ऐसे आयन या तत्व जिनका डी उपकोष पूरा भरा हुआ नहीं हो, 1 से 9 इलेक्ट्रॉन के मध्य इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ सर जी कि जो जिंक प्लस है, मरकरी प्लस है, और कैडमियम प्लस है, कोपरनिकम प्लस है, ये भी क्या हो सकते हैं? संक्रमण तत्व हो सकते हैं, जब इनके पास में 9 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 1 इलेक्ट्रॉन हो। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है। डी ब्लॉक के तत्वों को बात करें तो एस व पी ब्लॉक के कहां रखा गया है? बीच में रखा गया। पी ब्लॉक एस ब्लॉक के बीच रखा गया है। और कौन से वर्ग से कौन से वर्ग तक पाए जाते हैं? कौन से वर्ग से कौन से वर्ग तक पाए जाते हैं? 3 से लेकर के 12 तक पाए जाते हैं। वर्ग नंबर कौन सा? वर्ग नंबर 3 से लेकर के 12 तक पाए जाते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? एक तो होता है 3D श्रेणी, एक होता है 4D श्रेणी, एक होता है 5D श्रेणी, और एक होता है 6D श्रेणी। यानी इन 4 श्रेणियों के अंदर डी ब्लॉक के तत्वों को बांटा गया है। ठीक है, समझ आ गई बात? चलो पहले लिखोगे आप, आवर्त सारणी में कुल 40 तत्व, आवर्त सारणी में कुल 40 तत्व, कुल 40 तत्व डी ब्लॉक तत्व होते हैं। आवर्त सारणी में कुल 40 तत्व डी ब्लॉक तत्व होते हैं।
इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ऐसे डी ब्लॉक तत्व, ऐसे डी ब्लॉक तत्व जिनके डी उपकोष में, जिनके डी उपकोष में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक जिनके डी उपकोष में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 1 से 9 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। लिखा? नोट ले आकर के लिखो। जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनिकम। जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनिकम। लिख लिया? जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनिकम, इनका डी उपकोष पूरा भरा हुआ होता है। इनका डी उपकोष पूरा भरा हुआ होता है। पूरा भरा हुआ होता है। इसलिए ये संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। इसलिए ये संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। इसलिए ये संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। लिख लिया? नोट में अगली लाइन लिखनी है। उपर्युक्त उपर्युक्त तत्व, उपर्युक्त तत्व आयनित अवस्था में, उपर्युक्त तत्व आयनित अवस्था में उपर्युक्त तत्व आयनित अवस्था में या आयनिक करो आप, आयनिक अवस्था में संक्रमण तत्वों की श्रेणी में आते हैं। आयनिक अवस्था में संक्रमण तत्वों की श्रेणी में आते हैं। ध्यान देना, इधर मैंने ये बोला है, क्या जिंक संक्रमण तत्व है? नहीं। क्या कैडमियम संक्रमण तत्व है? नहीं है। क्या मरकरी संक्रमण तत्व है? नहीं है। और क्या कॉपरनिकम संक्रमण तत्व है? नहीं। लेकिन ये आयनिक अवस्था में संक्रमण तत्व हो सकते हैं। मतलब जिंक +1 और जिंक +2 है, ये आयनिक अवस्था में है। अब बताओ, इनके पास, इसके पास बात करें तो क्या डी उपकोष में 9 इलेक्ट्रॉन बच गए? इसके पास डी उपकोष में 8 इलेक्ट्रॉन बच गए। और हमने कहा है 1 से 9 इलेक्ट्रॉन जिसके पास होते हैं डी उपकोष में, वो क्या होता है? संक्रमण तत्व होता है। तो जिंक आयन +1 आयन और +2 आयन संक्रमण तत्व की श्रेणी में या संक्रमण आयन की श्रेणी में आएगा। क्लियर है? ठीक है ना? उसी प्रकार हम बात करें कैडमियम, कैडमियम +2 की बात करो या कैडमियम +1 की बात करो, क्या ये संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत आएगा? आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है? हाँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने बात लिखाई है। जिन डी ब्लॉक तत्वों का डी उपकोष पूरा भरा हुआ होता है वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनिकम संक्रमण तत्व नहीं है, लेकिन इनकी आयनिक अवस्थाएं संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत आएगी।
समझ गए? ठीक है, चलो लिखो आप डी ब्लॉक तत्वों का वर्गीकरण। डी ब्लॉक तत्वों का वर्गीकरण। डी ब्लॉक तत्वों का वर्गीकरण। 3D श्रेणी। पहली श्रेणी कौन सी पढ़ेंगे? 3D श्रेणी। 3D श्रेणी के अंतर्गत पहला तत्व आता है, कौन सा आता है? स्केडियम। कौन आता है? स्केडियम। उसके बाद में टाइटेनियम, उसके बाद में वेनेडियम, उसके बाद में क्रोमियम, उसके बाद में मैग्नीज, उसके बाद आयरन, उसके बाद में कोबाल्ट, फिर आएगा कौन? निकल, फिर आएगा कौन? कॉपर, और फिर आएगा कौन? जिंक। ठीक है, ये है 3D श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? और आवर्त कौन सा हो गया? तीसरा या चौथा आवर्त? चौथा आवर्त। कौन सा आवर्त हो गया? चौथा आवर्त है 3D श्रेणी। क्लियर है बात? ठीक है ना? तो वर्ग नंबर 3, वर्ग नंबर 4, वर्ग नंबर 5, वर्ग नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, 13 पर कौन आ जाएगा? बोरॉन परिवार आ जाएगा। ठीक है ना? अब बात करें अपन इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, है ना? इनकी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है D1, इसका होता है D2, इसका होता है D3, ये होता है D4, ये होता है D5, D5, ये होता है D6। अब मैं पूछ रहा हूँ, वही बताएगा। D7 दो प्रश्न आ रहे हैं, मेरे ध्यान दे लेना। D8, D9 और D10, D9 और D10। आप वो नियम पढ़ा था, आप वो नियम पढ़ा था, आप वो नियम के अंतर्गत इसमें दो अपवाद आते हैं, इस श्रेणी में दो अपवाद आते हैं, आप वो नियम के अंतर्गत। हाँ, कौन कौन से अपवाद हैं? आप वो नियम के अंतर्गत इसमें दो अपवाद हैं। कौन कौन से अपवाद हैं? आप वो नियम क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम बताता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का क्या बताता है? क्रम बताता है। अच्छा, किस किस को याद है? ऊपर हाथ करो। दोनों अपवाद यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, वो किस किस को याद है? शाबाश। बाकी किसी को याद नहीं है? बाकी किसी को भी याद नहीं है? नहीं बताऊंगा ना। कौन सा होता है? क्रोमियम। और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? D4। और कॉपर का क्या है? D9। हमने कहा कि अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? स्थायी होता है। अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? स्थायी होता है। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन अर्धपूरित करते हैं, कितना करते हैं? D5। और कॉपर का कितना करते हैं? D10 करते हैं। D10 करते हैं। 4s1 और D10, और इसका करते हैं 4s1 और D5। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था। चलो 4D श्रेणी बताओ। 4D श्रेणी किससे शुरू होगी? ये ट्रियम से शुरू होगी ना यार? जरा नबी मुंबई में तब तक, तब तक रुके रहो। बताओ यहां पर क्या आएगा? तब तक रुके रहो जब तक कि क्या नहीं मिल जाए? पैलेडियम, सिल्वर और
हाँ, पैलेडियम सिल्वर और कैडमियम ना मिल जाए। यार जरा नबी मुंबई में तब तक रुके रहो जब तक कि पैलेडियम सिल्वर और कैडमियम न मिल जाए। बताओ इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? यूट्रियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 39। क्लियर है सबको? आवर्त नंबर कौन सा है? आवर्त नंबर कौन सा है? पांचवें आवर्त का सदस्य है। पांचवें आवर्त में किसके बाद आएगा ये? पांचवें आवर्त में किसके बाद आ रहा है? रुबिडियम के बाद में। रुबिडियम के बाद आ रहा है, स्ट्रोंशियम के बाद आ रहा है। रुबिडियम तो पहले वर्ग का सदस्य है ना, पहले वर्ग के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा। दूसरे वर्ग का कौन से सदस्य के बाद में आ रहा है? स्ट्रोंशियम के बाद में। स्ट्रोंशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 38। इसका कितना होता है? 39, 40, 41, 42, 43, ये 44, 45, 46, 47 और 48। ठीक है ना? ये आता है कितने नंबर पर? 30 नंबर पर। 30 में कितना जोड़ा? 18 जोड़ा, कितना आ गया? 48। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ ये आ गया क्या? D1। क्या आ गया ये? D1। ये क्या आ गया? D2। ये आ गया D3। ये आ गया D4। ये आ गया D5, D6, D7, D8, D9 और D10। बताओ इसके अंदर भी अपवाद है। इसके अंदर भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद है। आप वो सिद्धांत के क्या है? अपवाद है। कौन कौन सा हो गया? मोलिब्डेनम और कौन सा हो गया? सिल्वर। मोलिब्डेनम और क्या हो गया? सिल्वर। अरे इंपॉर्टेंट है, पेपर में प्रश्न पूछा जाता है सिल्वर का और मोलिब्डेनम का, क्योंकि क्रोमियम और कॉपर में तो सबको आ रहा है। क्रोमियम और कॉपर तो सबको आता है और ये बहुत साल से पूछा जा रहा है ये प्रश्न। लेकिन अब यहां से प्रश्न पूछा जा रहा है, कहां से? मोलिब्डेनम और सिल्वर से। ठीक है ना? तो मोलिब्डेनम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो बताओ, ये पांचवें आवर्त का है ना? पांचवें आवर्त का है, तो डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? N-1। N-1 D1 से 10 और NS0 से कितना है? 2। 0 से कितना? 2। या आप कहोगे 1 से कितना है? 2। 1 से कितना है? 2। पांचवें आवर्त का सदस्य है मोलिब्डेनम, तो N का मान कितना रखोगे? 5। कितना रखोगे? 5। 5 में से 1 गया कितना? 4। 4 है। अर्धपूरित कर दो, कितना आ जाएगा? 5। अर्धपूरित करो, कितना आएगा? 5। तो फिर यहां पर कितना आ जाएगा? 5s1। 5s1। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? मोलिब्डेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर है? फिर सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया तो आप बताओ कितना? 4d। 4d कितना आ जाएगा? 10। और 5s क्या आ जाएगा? 1। 5s क्या आ जाएगा? 1। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया? ये सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, दोनों श्रेणियां उतार लोगे क्या आप लोग, या अलग से लिखाऊं? उतार लोगे? शाबाश। चलो, दोनों श्रेणियां लिख करके और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपवाद लिखना है दोनों श्रेणियों के अंदर। लिखो जल्दी। 3D श्रेणी और 4D श्रेणी। 3D श्रेणी। 3D श्रेणी ये है। स्केडियम से शुरू हो जाओ। लिख नहीं रहा तू?
ये है 4D श्रेणी। लिख लिया? लिख लिए दोनों श्रेणियां, तो नीचे लिखो अपवो सिद्धांत के अपवाद। अपवो सिद्धांत के अपवाद। अपवो सिद्धांत के अपवाद। क्रोमियम और कॉपर 3D श्रेणी के अंदर, 3D श्रेणी के अंदर क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम और कॉपर। 4D श्रेणी के अंदर मोलिब्डेनम और सिल्वर। मोलिब्डेनम और सिल्वर। 4D श्रेणी के अंदर मोलिब्डेनम और सिल्वर। अब आपके लिए नोट्स में लिखने के लिए घर के लिए एक वर्क है, इन चारों का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके लेके आओ। चार जो अपवाद लिखाए हैं इनका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है वो लिख के लेके आना है। कल मैं सबका चेक करूंगा, ठीक है? भले रफ में लिख के आना, भले फेयर में लिख के लेके आना। नोट्स आपको मिलेंगे, उसमें लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर है? हो सकता है मैं जगह भी खाली छोड़ दूं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। डीपी ब्लॉक और एस ब्लॉक सारी की सारी डीपीपी जो आपको मिली है वो